ब्रेक थ्रू के बाद सू होंग के बॉडी से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर रिलीज हुआ, जिससे एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और उसका रूम तक डैमेज हो गया। एनर्जी फाइनली सेटल होने के बाद सू होंग बेड पर बैठकर हैवीली ब्रीथ कर रहा था। पेनफुल ब्रेक थ्रू की वजह से उसका पूरा बॉडी ब्लड और स्वेट से कवर्ड था। उसने तुरंत अपना स्टेटस पैनल ओपन किया और रिजल्ट चेक किया। अब उसकी स्पिरिचुअल पावर 1392 हो चुकी थी, जबकि उसका फिजिक सक्सेसफुली ओवरलॉर्ड बॉडी प्रोफाउंड रैंक में इवॉल्व हो गया था, जो 0% से स्टार्ट हो रहा था। उसके पास अभी भी 7330 मार्शल दाओ पॉइंट्स रिमेनिंग थे। सू होंग को रियलाइज हुआ कि उसका ओवरलॉर्ड बॉडी सक्सेसफुली स्पिरिट रैंक से प्रोफाउंड रैंक में इवॉल्व हो चुका था। तब उसे याद आया कि जब ओवरलॉर्ड बॉडी पहले स्पिरिट रैंक में इवॉल्व हुआ था, तब हर अपग्रेड के लिए रिक्वायर्ड मार्शल दाओ पॉइंट्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे। इसलिए सू होंग क्यूरियस हो गया कि अब एक अपग्रेड की कॉस्ट कितनी होगी। टेस्ट करने के लिए सू होंग ने अपने ओवरलॉर्ड बॉडी को 0.1% अपग्रेड किया। सिस्टम ने इमीडिएटली 100 मार्शल दाओ पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए, जिससे कंफर्म हो गया कि प्रोफाउंड रैंक ओवरलॉर्ड बॉडी को अपग्रेड करना और भी एक्सपेंसिव हो चुका था। सू होंग ने कंफर्म किया कि प्रोफाउंड रैंक ओवरलॉर्ड बॉडी को अपग्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड मार्शल दाओ पॉइंट्स एक बार फिर 10 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे। उसे पूरे 100% तक पहुंचने के लिए टोटल 1 लाख मार्शल दाओ पॉइंट्स की ज़रूरत होती। इतने ज़्यादा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट देखकर सू होंग ने डिसाइड किया कि फिलहाल ओवरलॉर्ड बॉडी को अपग्रेड करना छोड़ देता है। वैसे भी उसका बॉडी ऑलरेडी पावरफुल इनफ था, इसलिए उसने अपने रिमेनिंग पॉइंट्स को की एंड ब्लड और स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में यूज़ करने का डिसीजन लिया। उसके बाद सू होंग ने कंटिन्यूअसली अपनी स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज की जब तक वो 1800 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच गई। इसके साथ ही वो हाई स्टेज टीयर 3 तक पहुंच गया। ओवरलॉर्ड बॉडी के इवॉल्व होने के बाद उसके की एंड ब्लड को इंक्रीज करना भी काफ़ी ईजी हो गया था। सू होंग ने क्विकली अपने की एंड ब्लड को 1825 पॉइंट्स तक इंक्रीज कर लिया। दोनों एट्रीब्यूट्स इंप्रूव होने के बाद सू होंग ऑफिशियली एक हाई स्टेज टीयर 3 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। अपग्रेड्स कंप्लीट करने के बाद सू होंग ने खुद को क्लीन किया और फ्रेश क्लोथ्स पहन लिए। फिर वो ट्रेनिंग रूम में गया और सिस्टम को फिस्ट टेक्निक ट्रेनिंग एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। मैकेनिकल ट्रेनिंग पपेट ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि वो उसके कमांड को फॉलो करेगा। बिना किसी डिले के पपेट सडनली हाई स्पीड से सू होंग की तरफ रश हुआ और अटैक लॉन्च कर दिया। सू होंग बिल्कुल काम रहा। जैसे ही पपेट पास आया, उसने अपनी फिस्ट रेज की और डायरेक्टली एक पावरफुल पंच मार दिया। सू होंग की फिस्ट ट्रेमेंडस फोर्स के साथ पपेट से टकराई, जिससे पपेट पीछे की तरफ उड़ गया। मैकेनिकल पपेट एक पावरफुल इम्पैक्ट के साथ वॉल से टकराया और उसके बाद फाइट करने की कंडीशन में नहीं रहा। सू होंग ने अपनी फिस्ट को देखा और रियलाइज किया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लास्ट टाइम जब उसने मैकेनिकल पपेट से फाइट की थी, तब उसे डिफीट करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ की थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ अराउंड 60% स्ट्रेंथ यूज़ की थी और पपेट ऑलरेडी डिफीट हो गया था। सू होंग को लगा कि एक ऑर्डिनरी टीयर 4 मार्शल आर्टिस्ट शायद ही उसकी फुल स्ट्रेंथ पंच को विथस्टैंड कर पाएगा। तभी सिस्टम ने सू होंग को वार्न किया कि मैकेनिकल पपेट डैमेज हो चुका है और उसकी रिपेयर कॉस्ट 36.9 मिलियन होगी। सिस्टम ने उसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का बेटर केयर करने की रिमाइंडर भी दी। इतना ह्यूज रिपेयर कॉस्ट सुनकर सू होंग इमीडिएटली नर्वस हो गया। उसने पूछा कि क्या डैमेज का पैसा उसे खुद पे करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि रिपेयर कॉस्ट स्कूल कवर करेगा। सू होंग ने रिलीफ की सांस ली और बोला कि अच्छा है। तभी बाहर से किसी ने सू होंग का नाम लेकर पूछा कि क्या वो अंदर है। सू होंग बाहर गया और वहां लिंग शिंग ही, वांग टिनू और शाओ याओ के साथ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप खड़ा देखकर सरप्राइज हो गया। उनकी सडन अपीयरेंस देखकर सू होंग कंफ्यूज हुआ और पूछा कि सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। एक स्टूडेंट ने अर्जेंटली सू होंग को बताया कि मायरियड रेसेस आर्मी ने जियांगनान प्रोविंस पर इन्वेजन कर दिया है और वहां ऑलरेडी फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। न्यूज़ सुनकर सू होंग कंप्लीटली शॉक हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मायरियड रेसेस ने एक्चुअली इन्वेजन लॉन्च कर दिया था। उसकी एक्सप्रेशन इमीडिएटली सीरियस हो गई, क्योंकि उसके माइंड में सडनली उसके अंकल और आंट का ख्याल आ गया। मीनवाइल जियांगनान प्रोविंस के टिएनएन सिटी में हेवनली बैटलफील्ड पैसेज के पास ऑलरेडी एक मैसिव बैटल चल रही थी। पूरा एरिया एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका था। मायरियड रेसेस के काउंटलेस मेंबर्स बैटलफील्ड को सराउंड किए हुए थे। हर तरफ एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। तभी एनिमी लीडर्स में से एक ने अपना वेपन रेस किया और अपनी फोर्सेस को ऑर्डर दिया कि सभी ह्यूमंस को किल कर दो। सराउंडिंग मॉन्स्टर्स लाउडली रॉर करते हुए आगे चार्ज करने लगे। उनका गोल ह्यूमन रेस को कंप्लीटली वाइप आउट करना था। बैटल रैपिडली सिटी की तरफ स्प्रेड होने लगी और सराउंडिंग एरिया में जगह जगह एक्सप्लोजन्स होने लगे।
फाइट के बीच ग्रैंड मास्टर चिन ने गुस्से में एनिमी का सामना किया। उसने अक्यूज किया कि एनिमी ने ह्यूमैनिटी की यंगर जनरेशन को एम्बुश करने के लिए पावरफुल फाइटर्स भेजकर रूल्स ब्रेक किए हैं। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सोल्जर्स को सोल्जर्स से और जनरल्स को जनरल से फाइट करना था, लेकिन एनिमी को अब उन रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। उसने कोल्डली रिप्लाई किया कि रूल्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डेड लोग रूल्स के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते। ग्रैंड मास्टर चिन और मायरिएट रेफिस के उस पावरफुल मॉन्स्टर के बीच बैटल और भी फियर्स हो गई। वो पावरफुल मॉन्स्टर ग्रैंड मास्टर चिन की तरफ चार्ज हुआ, लेकिन ग्रैंड मास्टर चिन ने इमीडिएटली अपने अटैक से काउंटर किया। फाइट करते हुए ग्रैंड मास्टर चिन ने अपने कंपेनियन से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाकी एनिमीज को रोक कर रखे। उसने प्रॉमिस किया कि सामने वाले मॉन्स्टर को किल करने के बाद वो तुरंत उसकी हेल्प करने आ जाएगा। लेकिन उसका कंपेनियन ग्रैंड मास्टर जंग जोकिंगली बोला कि ग्रैंड मास्टर चिन अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है और उसे जल्दी रेस्ट करना चाहिए। उसने कहा कि उसे ग्रैंड मास्टर चिन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर ग्रैंड मास्टर जंग ने एक पावरफुल टेक्निक अनलीश कर दी। फिर एक मैसिव ब्लू लाइटनिंग का पिलर बैटलफील्ड पर क्रैश हुआ और नीचे मौजूद एनिमीज को टेरिफाइंग फोर्स के साथ स्ट्राइक कर दिया। काउंटलेस एनिमीज से सराउंडेड होने के बावजूद ह्यूमन एक्सपर्ट्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। उन्हें पता था कि दोनों साइड्स के पास लगभग सेम नंबर में ग्रैंड मास्टर्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंडिविजुअल फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ह्यूमंस का मानना था कि उनके ग्रैंड मास्टर्स ज्यादा पावरफुल थे। ह्यूमन एक्सपर्ट्स ने मिलकर अपनी पावरफुल टेक्निक्स अनलीश करनी शुरू कर दी। इनॉर्मस एनर्जी अटैक्स बैटलफील्ड पर स्वीप करते हुए सराउंडिंग एनिमीज को पीछे रोकने लगे। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर चिन ने डिस्टेंस पर कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। ब्राइट गोल्डन लाइट के बीच से दो मिस्टीरियस फिगर्स नीचे डिसेंड कर रहे थे। उन्हें देखते ही ग्रैंड मास्टर चिन की एक्सप्रेशन सीरियस हो गई। उसने इमीडिएटली उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया। ये गॉड रेस के तियान होंग और तियन वू थे। ग्रैंड मास्टर चिन को समझ नहीं आया कि वो दोनों यहाँ क्यों आए थे, लेकिन अगले ही मोमेंट उसे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। अब तक दोनों साइड्स के ग्रैंड मास्टर्स की नंबर इक्वल थी, लेकिन तियान होंग और तियान वू के बैटलफील्ड में एंटर करते ही एनिमी साइड को दो एडिशनल ग्रैंड मास्टर्स मिल गए। ह्यूमंस को डिसएडवांटेज में जाते देखकर एक एनिमी ग्रैंड मास्टर एक्साइटेड हो गया। वो हंसने लगा और उसे यकीन हो गया कि अब उनकी विक्ट्री गारंटीड है। लेकिन तभी पूरे बैटलफील्ड पर एक ओवरवेलमिंग पावर सडनली डिसेंड हुई। टेरिफाइंग प्रेशर ने पूरे एरिया को कवर कर लिया और सबका अटेंशन इमीडिएटली उस न्यू कमर की तरफ चला गया। मिरियड रेसेस के एक्सपर्ट्स उसकी स्ट्रेंथ सेंस करके कंप्लीटली शॉक्ड हो गए। उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि यह टेरिफाइंग प्रेशर ह्यूमन रेस की एक टियर 9 पावर हाउस का था। ग्रैंड मास्टर चिन ने उसे पहचान लिया और इमीडिएटली कॉल आउट किया, एल्डर डाई। गॉड रेस के टियर 9 पावर हाउस ने एल्डर डाई से क्वेश्चन किया कि क्या वो रियली ग्रैंड मास्टर्स के बीच चल रही बैटल में इंटरफियर करना चाहते हैं। तभी एल्डर डाई भी बैटलफील्ड के ऊपर अपीयर हुआ। उसने रियलाइज किया कि गॉड रेस ने भी एक टियर 9 एक्सपर्ट भेजा था जो बैटल को मॉनिटर कर रहा था। अचानक बैटलफील्ड के ऊपर एक मैसिव गोल्डन फिगर अपीयर हुई। ये गॉड रेस का एक और टियर 9 पावर हाउस था। उसने एल्डर डाई से कहा कि यंगर जनरेशन को अपनी स्ट्रेंथ के दम पर फाइट करने दो। चाहे किसी भी साइड को लॉसेस सफर करने पड़े, उन्हें सिर्फ अपनी वीकनेस के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए। लेकिन उसने वार्निंग दी कि अगर एल्डर डाई ने इंटरफियर करने की कोशिश की तो वो जोंग सिटी को मैसेकर करने से भी हेजिटेट नहीं करेगा। एल्डर डाई ये देखकर शॉक्ड हो गया कि गॉड रेस ने इस बार एक्चुअली 2 टियर 9 पावर हाउसेस भेजे थे। उसे रियलाइज हो गया कि गॉड रेस इस बैटल के लिए ट्रूली ऑल आउट जा चुकी थी। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए एल्डर डाई ने ओल्ड वोंग और ओल्ड चिन को केयरफुल रहने की वार्निंग दी, जबकि टियर 9 एक्सपर्ट्स की पावरफुल ऑराज बैटलफील्ड के ऊपर कंटिन्यूअसली क्लैश कर रही थी। लेकिन ग्रैंड मास्टर चिन को खुद को ओल्ड चिन बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इरिटेट होकर कंप्लेन किया कि दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए उसे ओल्ड चिन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल ग्रैंड मास्टर चिन मैसिव मॉन्स्टर के साथ फाइट कंटिन्यू कर रहा था। उसने एक और पावरफुल अटैक अनलीश किया और डायरेक्टली उस मॉन्स्टर से क्लैश कर दिया। 2 और ग्रैंड मास्टर्स के बैटलफील्ड में आने की न्यूज़ सुनने के बाद भी ग्रैंड मास्टर चिन बिल्कुल नहीं डरा। उसने एनिमीज को सिर्फ स्मॉल फ्राई कहा और दोनों न्यू कमर्स का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बर्डमैन कह दिया। उसकी बात सुनकर तियान होंग इमीडिएटली फ्यूरियस हो गया। वो ग्रैंड मास्टर चिन की तरफ चार्ज हुआ और गुस्से में पूछा कि उसने अभी उन्हें क्या कहा। फ्यूरियस तियान होंग ने ग्रैंड मास्टर चिन पर एक पावरफुल किक मारते हुए पूछा, किसे बर्डमैन बुला रहे हो। ग्रैंड मास्टर चिन ने इनकमिंग अटैक को अपने दोनों हैंड से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन तियान होंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
उसकी किक की ट्रिमेंडस फोर्स ने ग्रैंड मास्टर चिन को पीछे उड़ा दिया और वो एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ ग्राउंड पर जा गिरा। तियान होंग से ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद ग्रैंड मास्टर चिन को रियलाइज हुआ कि गॉड रेस की फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रूली टेरिफाइंग थी। तभी बैटलफील्ड के अलग अलग एरियाज में सेवरल पावरफुल ऑराज सडनली अपीयर हुई। ग्रैंड मास्टर चिन ने उन्हें इमीडिएटली नोटिस किया और कंप्लीटली शॉक्ड हो गए। उसे पता चला कि ये सब गॉड रेस के टियर 7 ग्रैंड मास्टर्स थे। वो समझ ही नहीं पाए कि इतने सारे पावरफुल फाइटर्स एक साथ सडनली कहां से आ गए। उन्होंने ह्यूमन ग्रैंड मास्टर्स पर साइमल्टेनियसली अटैक किया, जिससे कई ह्यूमन एक्सपर्ट्स हवा में उड़ते हुए ग्राउंड पर क्रैश हो गए। सिचुएशन कंटिन्यूसली वर्स होती देखकर ग्रैंड मास्टर जंग ने ओल्ड वोंग और ओल्ड चिन से कहा कि आज उन्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करना होगा। ग्रैंड मास्टर चिन ने भी अग्री किया। उसे पता था कि वो अब इतना ओल्ड हो चुका है कि स्ट्रेंथ में एक और ब्रेक थ्रू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मरने से पहले अगर वो कुछ एनिमी ग्रैंड मास्टर्स को भी एलिमिनेट कर सके तो उसकी डेथ वर्थ हिट होगी। तभी सिटी वॉल से एक फिगर इनक्रेडिबल स्पीड के साथ बैटलफील्ड की तरफ फ्लाई करता हुआ आया। उसी वक्त सारी ह्यूमन ग्रैंड मास्टर्स भी एक साथ आगे चार्ज करने लगे। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश करते हुए एनिमीज पर अटैक कर रहे थे और रिपीटेडली चिल्लाते हुए कह रहे थे, मर जाओ। लेकिन गॉड रेस और ह्यूमन एक्सपर्ट्स के बीच एक्चुअल कोलिजन होने से जस्ट पहले उनके बीच सडनली एक मैसिव एनर्जी टॉर्नेडो फॉर्म हो गया और उस टॉर्नेडो के सेंटर में एक मैन खड़ा था। उसने ह्यूमन एक्सपर्ट्स को नीचे देखते हुए उनकी स्ट्रेंथ का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि इतने सालों के बाद भी ह्यूमंस अभी तक इतने वीक हैं कि वो उन 2 रैगेड फेदर्ड बर्ड्स को भी डिफीट नहीं कर सकते। गॉड रेस के दोनों फाइटर्स उसकी इंसल्ट सुनकर कंप्लीटली फ्यूरियस हो गए। उन्होंने गुस्से में पूछा कि ये मैडमैन आखिर कहां से आ गया और वार्निंग दी कि गॉड रेस को अंडर एस्टिमेट करना अपनी डेथ को इन्वाइट करना है। लेकिन उनके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही दोनों सडनली फ्रीज हो गए। एक मिस्टीरियस मैन जिसके 3 रेड आइज थे सडनली उनके पीछे अपीयर हो गया। गॉड रेस के दोनों फाइटर्स कुछ समझ पाते उससे पहले मिस्टीरियस मैन ने दोनों पर अटैक कर दिया और उनके हेड्स कट ऑफ कर दिए। दोनों के हेड्स अपने हैंड्स में होल्ड करते हुए मिस्टीरियस मैन ने कामली एडमिट किया कि वो इंडीड एरोगेंट था, लेकिन उसने कहा कि उन दोनों ने एक बात गलत समझ ली थी। मरने के लिए तुम लोग खुद ही आए थे।